It is our second chapter, that is solutions. Part first का है ये, and it is first lecture on solutions. now start करते हैं. अब solution, सबसे पहले हम देखते हैं mixture. What is mixture? The mixture is a combination of two or more substances. और आपको एकदम अच्छी तरह मालूम है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. रॉक्स हैं, एयर है, और भी एग्जांपल्स आपको पता है. ये दोनों बेस्ट एग्जांपल्स हैं. हम वाटर लेते हैं, उसमें शुगर को डिज़ोल्व करते हैं, NaCl डिज़ोल्व करते हैं. एलम लेते हैं हम, उसमें वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं. सो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर. व्हाट इज़ मिक्सचर? द मिक्सचर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. नाउ अब ये है मिक्सचर्स आर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मिक्सचर है और दूसरा टाइप है दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. होमोजीनियस मिक्सचर में क्या रहेगा? होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स फेज. थ्रू आउट द सोल्यूशन वन फेज इज प्रेजेंट. और जो इसका दूसरा टाइप है दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसमें हमको डिफरेंट फेजेस मिलेंगे. सैंड को हम ले लेते हैं वाटर में, सस्पेंशन लेते हैं हम, उस पे लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज़. शेक करने से पहले अगर हम देखेंगे तो उसमें हमको डिफरेंट लेयर्स मिलेंगी, इसलिए वो जो मिक्सचर रहेगा दैट विल बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर. यहाँ टाइप नहीं किया गया है, मैं आपको बोल दे रही हूँ. मिक्सचर्स आर होमोजीनियस मिक्सचर्स इन विच थ्रू आउट वन फेज इज प्रेजेंट, and second type is heterogeneous mixture in which different phases are present. अब यहाँ पे जो होमोजीनियस मिक्सचर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये 11th स्टैंडर्ड में अपना हो चुका है. ये सब वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस. नाउ व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एज कोलाइड्स और एज अ ट्रू सॉल्यूशंस. तीन टाइप है सोल्यूशन का, एक है कोलाइड, दूसरा ट्रू सॉल्यूशन और तीसरा आता है सस्पेंशन. कोलाइड के बारे में 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा है. अभी हमको हमारा कंसर्न रहेगा ट्रू सॉल्यूशन से. इस चैप्टर में हमको ट्रू सॉल्यूशन के बारे में देखना रहेगा. कोलाइड, सस्पेंशन, कोलाइड्स, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशंस. दीज थ्री आर थ्री डिफरेंट क्लासेस ऑफ सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर का ये तीन टाइप रहेगा. एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द मिक्सचर. कोलाइड, ट्रू सॉल्यूशन और तीसरा आता है सस्पेंशन. सबका एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं. 11th स्टैंडर्ड में कोलाइड्स के बारे में हमने देखा है. अब इस चैप्टर में हमको ट्रू सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना रहेगा. अब ट्रू सॉल्यूशन है. अब सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इज़ ये सॉल्यूशन जो अपना चैप्टर है. द सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स. टू और मोर, अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं दैट सॉल्यूशन इज बाइनरी सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट्स हैं उसको कहा जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन. यहाँ पे अपना कंसर्न रहेगा बाइनरी सॉल्यूशन से. द सॉल्यूशन इन विच टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट. अब दो कंपोनेंट है तो पता है आपको, एक सॉल्वेंट रहेगा और दूसरा सोल्यूट रहेगा. अब ट्रू सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ ट्रू सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्वेंट एंड वन और मोर सोल्यूट्स. ये ट्रू सॉल्यूशन वन और मोर सोल्यूट रहेंगे. और यहाँ अपना कंसर्न किससे रहेगा? बाइनरी सॉल्यूशन से. व्हाट डज इट मीन? द सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ two components, two pure components, one is solute and other is solvent. अब बाइनरी सॉल्यूशन और टर्नरी सॉल्यूशन, और फिर जैसे जैसे कंपोनेंट्स बढ़ते जाएंगे फिर उनका सॉल्यूशन का फिर वैसा नाम हम देंगे. नाउ नेक्स्ट टाइप यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ये ट्रू सॉल्यूशन का टाइप है. ट्रू सॉल्यूशन के हमको 9 टाइप यहाँ पे मिल रहे हैं. 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा था टाइप्स ऑफ कोलाइड्स. वहाँ पे हमको 8 टाइप मिला है. 8 किसके अंदर? कोलाइड्स में. लेकिन सॉल्यूशन में हमको कितना टाइप मिलेगा? 9 टाइप्स मिलेंगे. एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दिस
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट का स्टेट अगर देखेंगे सॉलिड, ये लिक्विड आ रहा है, ये गैस। स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट अगर हम देखेंगे दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें भी ये तीनों है। एंड देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ सोल्यूट एंड 3 स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट। जब हम यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमको 9 टाइप यहाँ पे सोल्यूशन का मिलेगा। एंड दिस क्लासिफिकेशन, दिस टाइप इज ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ सॉल्यूट सॉलिड है, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में अगर है, तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हम। सॉलिड सोल्यूट रहेगा और लिक्विड सॉल्वेंट अगर है, सी वाटर है। अब सी वाटर है, उसमें पता है आपको सी वाटर में, उस वाटर में डिफरेंट सॉल्ट्स हैं। बेंजोइक एसिड इन बेंजीन है, शुगर इन वाटर है। सेकंड टाइप इज ये सॉलिड सॉलिड कॉम्बिनेशन, मेटल अलॉयज हैं। जितने अलॉयज रहेंगे वो सब का सब इस कैटेगरी में आएंगे, इस सेकंड कैटेगरी में। थर्ड टाइप है सॉलिड गैस, ये आयोडीन इन वाटर है, आयोडीन इन एयर। ये लिक्विड लिक्विड कॉम्बिनेशन अगर लेते हैं तो हमको ये एग्जांपल मिलता है, गैसोलीन है, इथेनॉल इन वाटर। लिक्विड सॉलिड कॉम्बिनेशन लेते हैं तो तमाम अमलगम्स हैं ये। लिक्विड गैस अगर लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। गैस लिक्विड कॉम्बिनेशन है, कार्बोनेटेड वाटर है, ऑक्सीजन इन वाटर है। वाटर में पता है हमको ऑक्सीजन है और ये कार्बोनेटेड वाटर। गैस सॉलिड अगर है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है। और 9वां टाइप जो इसका है दैट इज़ गैस मिक्स्ड विद गैस। इसका बेस्ट एग्जांपल है एयर। और कोलाइड में हमको यही टाइप नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो टाइप है, ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा, ये हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा। ये गैस मिक्स्ड विद गैस। जितनी गैसेस हैं, गैसेस की एक प्रॉपर्टी हमने देखी है, गैसेस कैन बी डिफ्यूज्ड इनटू वन अनदर। तो ये टाइप हमको कोलाइड में नहीं मिलेगा। ऐसा ही कॉम्बिनेशन कोलाइड्स में भी है। 11th की बुक में आप देखिए सरफेस केमिस्ट्री में दिया हुआ है, 8 टाइप उसमें है, और जो सॉल्यूशंस हैं उसमें हमको ये 9 टाइप मिल रहा है। 9वां टाइप यहाँ पे कोलाइड में नहीं मिलेगा। अब ये जितना कॉलम है, स्टेट्स ऑफ सोल्यूट, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, एग्जाम्पल्स, ये तीनों कॉलम पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन लीजिए या 2 मार्क का। क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसका आंसर इनमें से कुछ रहेगा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसका आंसर इनमें से कुछ रहेगा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसका आंसर इनमें से कुछ रहेगा। सो इट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन है, यहाँ पे अपना जो इंटेंशन रहेगा इस चैप्टर में, दैट इज़ आवर इंटेंशन इज़ ऑन द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और कुछ यहाँ पे पार्ट हम देख लेंगे गैस इन लिक्विड। अब कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू डिज़ोल्व द सोल्यूट। अब यहाँ पे सॉल्यूशन का 3 टाइप मिलता है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, दूसरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और तीसरा रहेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाते हैं हम, कोई भी रहेगा, कोई भी, हम ही क्यों ना हो, कोई भी केमिस्ट रहेगा, कोई भी अगर सॉल्यूशन बना रहा है तो उसका इंटेंशन रहेगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना लिया गया है और उसमें सोल्यूट का अमाउंट कितना लिया गया है, और कब डिज़ोल्व होता है, जल्दी डिज़ोल्व होता है, देर में डिज़ोल्व होता है, कितना डिज़ोल्व हो रहा है। हम भी जब घर में भी वाटर लेते हैं उसमें शुगर ऐड करते हैं, हम ऐड करते नहीं चले जाते हैं। 1 गिलास वाटर अगर हमने लिया, उसमें हमने 1 टीस्पून हमने शुगर डाल दिया, 1 टीस्पून हमने उसमें सॉल्ट डाल दी, उसको डिज़ोल्व करेंगे, डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अपना इंटेंशन इस पे रहता है कि वो कब डिज़ोल्व हो, जल्दी डिज़ोल्व हो रहा है, देर में डिज़ोल्व हो रहा है। ऐसे ही केमिस्ट रहेगा, कोई भी केमिस्ट रहेगा वो भी ऐसे ही करेगा। तो अब जब सॉल्यूशन बनाना हम स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन वाटर लिया हमने, सपोज़ कॉमन एग्जांपल वाटर की ले लेते हैं, और उसमें हम डाल देते हैं NaCl, सॉल्ट डाल देते हैं। अब जब हम क्या करते हैं, कम अमाउंट से स्टार्ट करते, 100 ml हमने वाटर लिया, उसमें 5 ग्राम हमने सॉल्ट डाल दिया। 1 ग्राम से स्टार्ट कर लेते, 1 ग्राम से। 1 ग्राम हमने NaCl डाल दिया, उसको हमने स्टर किया, इट इज़ डिज़ोल्व्ड। अनदर अगेन हमने 1 ग्राम उसमें ऐड किया, उसको हमने स्टर किया, वो भी डिज़ोल्व हो गया। हम ऐड करते जाएंगे, सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड करते जाएंगे।
अब क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। अब वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। अब जब हम उसमें मज़ीद और ज़्यादा एडिशनल अमाउंट अगर हम डालेंगे NaCl का, तो वो जैसा का वैसा हमको उस ग्लास में हमको वैसा ही दिखेगा। अब उस सॉल्यूशन को हम फ़िल्टर कर लेते हैं। जब फ़िल्टर कर लेंगे तो जो फिल्ट्रेट आया, दैट फिल्ट्रेट विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? दिस सॉल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब उस फिल्ट्रेट में अगर हम चाहें कि और सोल्यूट डाल के उसको डिज़ोल्व करें, इट विल नॉट बी डिज़ोल्व्ड, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। दैट सोल्यूशन विल बी सैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से किया था हमने? 1 ग्राम से स्टार्ट किया, 2 ग्राम, 3 ग्राम हमने डाला, ऐड किया उसको, तो वो जो सोल्यूशन रहेगा दैट सोल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए क्या रहेगा यहाँ पे? जब सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा तो हम सोल्यूट को ऐड करते जाएंगे, तो एक पॉइंट आएगा जिस पे सोल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। उस वक्त क्या होगा? द रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको, इस पॉइंट को कहा जाएगा, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, इसका मतलब दैट सोल्यूशन विल बी सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या रहेगी? द सोल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब आगे आते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर आई, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसका मतलब दैट सोल्यूशन इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड इफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, सॉरी, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इसको क्या कहा जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ये जो सोल्यूशन है दैट सोल्यूशंस आर अनस्टेबल। ये कब पॉइंट, ये वाला पॉइंट कब आएगा? ये वाला सोल्यूशन कब बनेगा? जब हमने सॉल्वेंट में सोल्यूट डाला, ऐड किया, उसको ऐड किया, जब सोल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो गया तो यहाँ पे ये कंडीशन आ जाएगी, सुपर सैचुरेशन आ जाएगा। उस सोल्यूशन को कहा जाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड दिस सोल्यूशंस आर अनस्टेबल सोल्यूशंस। अब सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है, कौन जल्दी डिज़ोल्व हो रहा है, कौन देर में डिज़ोल्व हो रहा है, किसकी सॉल्युबिलिटी कम है, किसकी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर जब भी हम देखेंगे अपने, उसके साथ हमको ये वाला वर्ड भी मिलेगा, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। नाउ व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, दैट इज़ नोन एज ए सॉल्युबिलिटी। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है, solubility of solute is its maximum concentration and expressed in concentration units mole per liter। अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी, ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। सॉल्युबिलिटी, अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी यूनिट भी क्या रहेगी? मोल्स पर लीटर आएगी। सॉल्युबिलिटी की यूनिट आएगी मोल्स पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो उसमें भी उसकी डेफिनेशन में हमको ये वाला वर्ड मिलेगा, amount, the amount of solute present in a given volume of solution, that is concentration। solubility की definition हम देखेंगे, उसमें हमको मिलेगा amount। इसकी यूनिट जब हम solubility की देखेंगे तो उसमें हमको concentration की यूनिट में इसको एक्सप्रेस करना है हमको, that is moles per liter। now next topic is factors affecting solubility। now factors affecting solubility depends on nature of solute and solvent, temperature and pressure। These are the factors on which the solubility depends, solubility depend करती है। फर्स्ट है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इसके लिए हमको ये लाइन आपको याद रखना है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, हमेशा। व्हाट डज इट मीन? पोलर सोल्यूट्स डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सोल्यूट्स डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, अब ये अपना हमको गाइड करेगा सॉल्युबिलिटी के बारे में। पोलर सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल NaCl डिजॉल्व्स इन वाटर। ये पोलर मॉलिक्यूल है NaCl, ये पॉजिटिव, ये आयोनिक कंपाउंड है, ये
NaCl मॉलिक्यूल, इट इज़ पॉजिटिव स्पीसीज, इट इज़ निगेटिव स्पीसीज। ये वाटर, इट इज़ पोलर मॉलिक्यूल, इसमें भी पोल्स हैं, इसमें भी पोल्स हैं। पोलर सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट, इट इज़ वाटर, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट अगर आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर रहेगा वाटर। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। जो नॉन पोलर रहेगा कंपाउंड वो किस में डिजॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। इसका मतलब क्या है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। यहाँ पे हम लिख देंगे, ये वैसे ही है, ये पोलर लाइक की जगह यहाँ पे लिखा है पोलर सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, इसी तरह ये भी हमको मिलेगा। नाउ फैक्टर्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। इससे पहले यहाँ पे ये वाला NaCl डिजॉल्व्स इन वाटर। ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, सॉल्वेशन का प्रोसेस है, व्हेन इन वाटर NaCl इज एडेड, these two ions get separated, Na plus ion and Cl minus ion. Each Na plus ion is surrounded by water molecules, each Cl minus ion is surrounded by water molecules. Na plus ion वाटर मॉलिक्यूल के निगेटिव पार्ट को फेस करेगा, Cl माइनस आयन वाटर के पॉजिटिव पार्ट को फेस करेगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन और डिसोल्यूशन। इस तरह ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस होगा। Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन ये दोनों सेपरेट होंगे, ये Na और Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, और इनका रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। वाई? बिकॉज in between Na plus ion and Cl minus ion large number of water molecules are present, therefore recombination of these two ions will be impossible. Okay, so it is the process of solvation. Now अब एक एग्जाम्पल है, that is sugar. Sugar, it is an organic compound and it can be dissolved in water. शुगर इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो वाटर है इट इज़ पोलर सॉल्वेंट। अब शुगर अपना डेली प्रैक्टिस में है, जो शुगर है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। अब इसका जो रीज़न है, वाई? बिकॉज इन दिस प्रोसेस देयर इज़ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन शुगर एंड वाटर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल अगर आप देखेंगे उसमें लार्ज नंबर, उसमें OH माइनस आयंस हमको मिलेंगे। OH माइनस आयंस ये पोलर एंड हो जाता है, और वाटर इनमें हमको मिल जाएगा द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दिस वे शुगर मॉलिक्यूल कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इसका आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखिए, हाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस विथ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। KCl dissolves in water by endothermic process. What is enthalpy? Enthalpy, it is the total heat content of the system and it is represented by H. अब यहाँ पे डेल्टा H हम लेंगे, डेल्टा H that is enthalpy of solution, it is represented by डेल्टा H. अब KCl जो डिजॉल्व हो रहा है वाटर में, it is the endothermic process, द प्रोसेस इन विच सम अमाउंट ऑफ हीट इज़ एब्सॉर्ब्ड। इसका अगर हम डेल्टा H देखेंगे, इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव है, व्हाट डज इट मीन? व्हेन KCl dissolves in water, it will absorb heat, and after absorption of heat, it will be dissolved in water. Therefore, it is the endothermic process. Now, for this process, when temperature is increased by adding heat to the system, what does it mean? ये प्रोसेस कौन सा हो गया? इट बिकम्स एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हम हीट को ऐड कर रहे हैं सिस्टम को। ये जो सिस्टम बना हुआ है, KCl को हम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं। अगर हम हीट को ऐड करेंगे, हीट को हम बाहर से अगर हम सप्लाई करेंगे, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर प्रिंसिपल। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अब व्हाट इज ली शैटलियर प्रिंसिपल? If this principle states that if the stress is applied to a system which is present at equilibrium,
then the equilibrium adjusts itself to nullify the effect of change. टेम्परेचर इक्विलिब्रियम अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देगा. अगर हम इक्विलिब्रियम पे स्ट्रेस डाल रहे हैं तो उस वक्त इक्विलिब्रियम अपने आप को एडजस्ट करेगा. इट विल शिफ्ट आइदर टुवर्ड्स राइट साइड और लेफ्ट साइड. ओके. अब अगर हम इस सिस्टम का, इस प्रोसेस का टेम्परेचर अगर हम हीट अगर हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, मतलब हमने सिस्टम के ऊपर हमने स्ट्रेस डाला अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट साइड in order to neutralize the effect of, to nullify the stress. तो solubility जो रहेगा वो increase होगा. आसानी से वो जो सोल्यूट रहेगा वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा. और अगर when substance dissolves in water by an exothermic process, the solubility decreases with increase in temperature. solubility decrease होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से. क्यों ऐसा होगा? What is exothermic process? The process in which some amount of heat is given out, some amount of heat is liberated. अब solubility, अब इस प्रोसेस में अगर हम बाहर से और हीट सप्लाई कर दिए तो जो ऑलरेडी सिस्टम में से हीट निकल रही है उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो जो सॉल्युबिलिटी रहेगी वो डिक्रीज हो जाएगी. तो इसके लिए क्या इफेक्टिव रहेगा? फॉर सच प्रोसेस डिक्रीज इन टेम्परेचर. Decrease in temperature increases solubility. Increase in temperature increases solubility for endothermic process. Decrease in temperature increases solubility for exothermic process. ये याद रखना है हमको. And it is according to ली शैटलियर्स principle. अब solubility में what happens in solubility? Look at this graph. ये जो ग्राफ है यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिया गया है सॉल्युबिलिटी, ग्राम ऑफ सॉल्यूट लिया गया है पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, और यहाँ पे ये टेम्परेचर का एक्सिस है और ये जो एक्सिस आएगा ये सॉल्युबिलिटी का. अब यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स दिए हैं, KCl है, NaCl है. अब इनको पढ़ते हैं हम. अब ये देखिए ये ग्रेजुअल चेंज हो रहे हैं. ये यहाँ से KCl का जो ग्राफ है, जो NaCl का ग्राफ है, ये ग्रेजुअल चेंज आ रहा है यहाँ पे. यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे ज़्यादा चेंज आ रहा है KNO3 का. अब इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पे यहाँ solubilities of NaBr, NaCl and KCl changes slightly with temperature. यहाँ स्लाइट चेंज हो रहा है. NaBr है, ये KCl है, NaCl स्लाइट चेंज हो रहा है. यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रहे हैं. ये वाला ग्राफ, ये दोनों और ये दोनों और ये, ठीक है. अब यहाँ पे solubilities of KNO3, NaNO3 and KBr increases with increase in temperature. यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है KNO3, NaNO3. यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं. ये इधर लाइक दिस ग्राफ. ओके. अब एग्ज़ाम में कैसा आएगा? अगर एग्ज़ाम में किसी ग्राफ के लिए आया तो जिस सोल्यूट के बारे में आएगा सिर्फ वही लाइन हमको ड्रॉ करना रहेगा. पूरा ग्राफ हमको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जिस सॉल्ट के बारे में पूछा गया है उस सॉल्ट का ग्राफ हमको ड्रॉ कर देना है, ठीक है. एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4 डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. नाउ अब यहाँ पे देखिए देयर इज़ नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सोथर्मिसिटी और एंडोथर्मिसिटी. ये तो हमने जनरल देख लिया कि एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना बेनिफिशियल है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है टेम्परेचर डिक्रीज करना बेनिफिशियल है. ये जनरलाइजेशन हो गया. लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ CaCl2 इन वाटर इज एक्सोथर्मिक एंड दैट ऑफ NH4NO3 इज एंडोथर्मिक. सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर. इन दोनों का, इसका भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर और इसका तो होगा ही बिकॉज इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ओके. तो यहाँ पे देयर इज़ नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सोथर्मिसिटी और एंडोथर्मिसिटी.
और यहाँ पे ये सब तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं और फिर एक्सपेरिमेंट से ये सब ग्राफ प्लॉट किया गया है और ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एज दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। जो सॉलिड्स रहते हैं, अभी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, सॉलिड, सोल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, ये हम कंसिडर कर रहे हैं। जितना एग्जांपल हमने पीछे देखा सब एग्जांपल उसका ही है, सॉलिड सोल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। एंड देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन प्रेशर देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा ऑन सच टाइप ऑफ सोल्यूशन। बिकॉज, इसका रीज़न क्या बताएंगे हम, बिकॉज द सॉलिड और लिक्विड ये दोनों क्या रहेंगे, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। प्रेशर डालेंगे भी हम तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इनकॉम्प्रेसिबल है। अब यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर का इफेक्ट किसके ऊपर होगा? प्रेशर अफेक्ट्स सॉल्युबिलिटीज ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। अगर लिक्विड में हम गैस को ऐड करेंगे, गैस को, यहाँ एक एस जायद आ गया है, यहाँ पे एक ही एस रहेगा, गैसियस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इट इज़ इन लिक्विड स्टेट, एट दैट टाइम प्रेशर अफेक्ट्स सॉल्युबिलिटी। अब ये जो है यहाँ पे गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर यूजुअली डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। गैस को अगर हम वाटर में लेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऐसा क्यों होगा? व्हेन गैसेस आर डिजॉल्व्ड इन वाटर द गैस मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड फेज आर कंडेंस्ड एंड जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर मस्ट डिक्रीज एज टेम्परेचर इज रेज्ड। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है कि ड्यूरिंग समर सीजन द मैरीन लाइफ स्टे एट द बॉटम ऑफ द वाटर। जो मैरीन लाइफ है वो समर सीजन में वाटर के बॉटम में चली जाती हैं, नीचे मिलेंगी, नीचे, क्योंकि बाहर ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम रहेगा उस वाटर में। तो जो मैरीन लाइफ रहेगी वो वाटर में बॉटम लेवल पर मिलेंगी हमको। और जो फैक्ट्रीज़ रहती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, जो पावर प्लांट्स रहते हैं, वो वाटर रिजर्वायर के नज़दीक सेट किए जाते हैं। जो प्लांट्स रहते हैं, पावर प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इन दोज इंडस्ट्रीज़ वाटर इज़ यूज्ड एज कूलेंट। उसमें जो एक्स्ट्रा हीट है उसको, उसकी हीट को कम करने के लिए वाटर यूज़ किया जाता है। अब जब वाटर यूज़ हो गया, अब उस वाटर को जो नियर बाय वाटर रिजर्वायर है उसमें उसको वापस से ड्रेन आउट कर दिया जाएगा। अब जब वाटर वहाँ पे ड्रेन कर दिया गया तो जो वाटर है, वाटर रिजर्वायर, उसमें मैरीन लाइफ है, तो जो बाहर ऊपर का टेम्परेचर रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जो वाटर ड्रेन होके आ रहा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। अब जब वो पानी में शामिल हुआ वो ड्रेनेज, तो जो ऊपर का वाटर है दैट द टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर विल बी इंक्रीज्ड एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बिकम लोअर्ड। वो नीचे कम हो जाएगा ऑक्सीजन का अमाउंट। तो जो मैरीन लाइफ रहेगी, जो कोल्ड ब्लडेड फिश रहेगी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रहेंगे, वो नीचे के साइड में चले जाएंगे, वो सरफेस पे फिर हमको वो मिलेगा नहीं। तो इस तरह मैरीन लाइफ डिस्टर्ब होती है। इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, मैरीन लाइफ स्टे एट द बॉटम ड्यूरिंग समर सीजन। समर सीजन में जो सरफेस का वाटर रहेगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा है एंड एट दैट पार्ट ऑफ द वाटर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज़ लो। देयरफॉर, ये 2 मार्क का क्वेश्चन ये इसके ऊपर बनता है। अब जो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस हैज़ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन द वाटर, लेकिन अब ऑक्सीजन जो हम अपने बॉडी में लिक्विड्स हैं, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी अपने बॉडी में भी है। अब ये सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की वजह से जो बढ़ती है, विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड। ऑक्सीजन का अमाउंट हीमोग्लोबिन से होगा और ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा
HbO2 4। तो यहाँ पे जब एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिला तो फिर उस ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अपने बॉडी में होता है, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दिस। नाउ अब यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी, प्रेशर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। यहाँ पे एक हेनरी ने एक लॉ दिया है, द लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड is directly proportional to pressure of the gas over a solution. It is solubility, it is directly proportional to pressure, or solubility is equal to Kh into P, where S is solubility of gas in moles per liter, pressure is the pressure of gas in bar, pressure का जो यूनिट लिया जाएगा वो बार में लिया जाएगा. What is Kh? It is constant and it is known as Henry's constant. There is direct relationship. Solubility is directly proportional to pressure. This law is Henry's law. And if ये देखिए यूनिट अगर हम निकालते हैं KH का, KH इज इक्वल टू S/P, इसकी यूनिट बनेगी मोल पर लीटर पर बार. सॉल्युबिलिटी की यूनिट मोल्स पर लीटर, प्रेशर की यूनिट आती है बार, ये इसकी यूनिट बनेगी मोल्स पर लीटर पर बार. एंड इफ प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार एट दैट टाइम KH इज इक्वल टू S. ये है हेनरीज कांस्टेंट. एक मार्क का क्वेश्चन बनता है, डिफाइन हेनरीज कांस्टेंट. व्हाट डज इट मीन? KH इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड व्हेन इट्स प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज 1 बार. ओके. एंड वेपर प्रेशर ये देखते हैं, KH इज द, अब यहाँ पे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक रहती हैं, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम, उसका कैप अगर हम ओपन करते हैं, उसमें क्या रहता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक में गैस है, उसको अंडर प्रेशर उस बॉटल में डाला जाता है. प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ के आएगी वो. एंड इट इज़ दैट इज़ द अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, उसके अकॉर्डेंस में रहता है वो जो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं. जैसे ही हम प्रेशर को कम करेंगे, उसका कैप हम ओपन करते हैं तो उसमें से सब वो गैस निकल जाती है वो. ठीक है, ये तो अपनी डेली प्रैक्टिस में है. गर्मी का मौसम है अभी, वो अपने हम देखते हैं, वो रोज़ देखते हैं वो. नाउ नेक्स्ट है अपना टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स. सॉल्यूशन बना रहे हैं हम, कैसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें लिक्विड सोल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स. यहाँ देखते हैं हम राउल्स लॉ. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर? Vapor pressure, the pressure exerted by vapors at the surface of liquid at the state of equilibrium. What does it mean? 11th standard में I have told you that what is the vapor pressure. एक कंटेनर में हम लिक्विड लेते हैं, अब उसमें प्रोसेस स्टार्ट, उसको हम बंद कर देते हैं, उसमें एक प्रोसेस चलते रहेगा, दैट इज एवेपोरेशन. एज द कंटेनर इज इन क्लोज्ड कंडीशन, देन द वेपर्स will not escape. The vapors will condense back into the liquid state, and at that time two processes occurs in the container. Two processes occur in the container. One is evaporation and one is condensation. One state is reached in the container and that state is equilibrium state. What is equilibrium state? The rate of equilibrium is equal to the rate of condensation. It is the equilibrium condition, and at this condition the pressure exerted by vapors at the surface of liquid is known as vapor pressure. Now Raoult's law. What is Raoult's law? Raoult's law of partial vapor pressure है, इसका पूरा हेडिंग बनता है, या you can say only Raoult's law. It states that the partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction in the solution. Now देखिए वेपर प्रेशर का मतलब समझ में आ गया. पार्शियल, पार्शियल मतलब थोड़ा कुछ. हाँ, अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं ना, दैट इज लिक्विड इन लिक्विड, दो कंपोनेंट है ना, इसका वेपर प्रेशर रहेगा पार्शियल वेपर प्रेशर, दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर. एक एक का जो कंपोनेंट, एक एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर लेंगे पार्शियल.
ओके, पार्शियल चार्जेस को कैसे हम डिनोट करते हैं, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, ठीक है। तो लाइक दिस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट. What does it mean? Volatile liquid, non-volatile liquid, the liquid which can evaporate at room temperature. That liquid is known as volatile liquid. The liquid which cannot evaporate at room temperature, that is known as non-volatile liquid. ठीक है, partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction in the solution. Like this, देखिए P1 is equal to x1 P10 and P2 is equal to x2 B20. ये 1 जो लगा है ना, 1 इट इज़ फॉर वन कंपोनेंट, वन लिक्विड. हाँ, ये 2 जो लगा है ये सेकंड कंपोनेंट के लिए. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन. ये जो 0 लगा है ना, ये 0 ये प्योर के लिए लगा है, प्योर कंपोनेंट, ये प्योर कंपोनेंट के लिए 0 लगा हुआ है. ये पहला लिक्विड, पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट. इट इज़ द पार्शियल वेपर प्रेशर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन. ये फर्स्ट लिक्विड का है, ये सेकंड लिक्विड का रहेगा. जैसे लिखा है ना उसको पढ़ लेते हैं. देखिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज़ द product of vapor pressure of pure component and its mole fraction. ठीक है. Now what is x1? It is mole fraction of one component, it is mole fraction of second component. What is mole fraction? Mole fraction of any component is the ratio of number of moles of that component and total number of moles of all components present in the solution. 11th standard में हुआ है ये मोल फ्रैक्शन. ठीक है, ये एक मरतबा आप देखिए उसको, मोल फ्रैक्शन, वो आपको समझ में आ जाएगा. P10 एंड P20 आर वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर लिक्विड्स A1 एंड A2. इसको पहला लिक्विड हम सपोज कर लेते हैं A1 है और जो दूसरा लिक्विड है वो A2 है. अब सोल्यूशन कैसा है? बाइनरी सोल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट्स हैं. इट इज़ द टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. ये जो P है ना, इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. इट इज़ द एडिशन ऑफ, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ 2 कंपोनेंट्स. ये देखिए ये दोनों का. अब ये दोनों की वैल्यूज़ रखिए आप, P1 की वैल्यू रखिए, P2 की वैल्यू रखिए. ठीक है. अब ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, ये कहाँ से आई है? इसका मतलब क्या है? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. ऑलवेज द सम ऑफ द समेशन ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1. Either the solution is binary solution or ternary solution. x1 plus x2 is equal to 1 or x1 plus x2 plus x3 is equal to 1. एडिशन हमेशा, मोल फ्रैक्शंस का एडिशन हमेशा 1 के बराबर रहेगा. तो ये इक्वेशन, इसके पहले इक्वेशन क्या रहेगी अपनी? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये ऐसा. यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकालते हैं. x1 की भी निकाल सकते हैं हम, x2 की भी निकाल सकते हैं. अभी x1 की निकालते हैं तो इक्वेशन आ जाएगी 1 माइनस x2. ओके, इस इक्वेशन को हम यहाँ रखते हैं. क्या बन जाएगी अपनी इक्वेशन? P इज इक्वल टू P10. देखिए x1 यहाँ पे रखते हैं, x1 1 माइनस x2 प्लस P20 इंटू x2. इसका ब्रैकेट ओपन करके हमको ये इक्वेशन मिली. अब यहाँ पे हम x1 के फॉर्म में भी इक्वेशन बना सकते हैं. द इक्वेशन विल बी P10 माइनस P20 x1 प्लस P20. ये इक्वेशन जैसे भी बन सकती है. ये इक्वेशन ये x2 के फॉर्म में है. ठीक है. अब ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ क्या है? ये फिगर क्या शो कर रहा है? फिगर शोज प्लॉट ऑफ x1 वर्सेस P1 वर्सेस x1 एंड P2 वर्सेस x2 आर ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. हाँ, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलेगी जो ओरिजिन से पास होगी. इस ग्राफ को देखो हम पढ़ते हैं. क्या मतलब? ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. इट ऑन एक्स एक्सिस वेपर प्रेशर एंड ऑन ऑन एक्स एक्सिस मोल फ्रैक्शन एंड ऑन वाई एक्सिस वेपर प्रेशर. देखिए ये P10 ये पहले लिक्विड के लिए, ये यहाँ से आते हैं. देखिए यहाँ से आते हैं हम. ये मोल फ्रैक्शन 0 है. ये यहाँ देखिए x1 इज इक्वल टू 0. ये अब ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आया? ये 1 पे आ गया.
ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमें सिर्फ 1 तक रहेगी, बस 1 तक रहेगी। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 हो गया। इसके ऊपर वेपर प्रेशर जो रहेगा फर्स्ट लिक्विड का, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P10। ये वाई एक्सिस पे पढ़ लेंगे हम। जो लिक्विड का वेपर प्रेशर रहेगा ये यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, x1 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 1। ये यहाँ दोनों लिखा है, डोंट कन्फ्यूज इन दिस। what does it mean? x1 is equal to 0 here and x1 is equal to 1 here. Okay, it is for this line. And for second liquid, x2 is equal to 0 here. Now वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते देखिए ये यहाँ पे वेपर प्रेशर आ गया सेकंड लिक्विड का, एंड एट दिस वेपर प्रेशर द मोल फ्रैक्शन विल बिकम 1 लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, P1 का हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और P2 का हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो 0 है, ओरिजिन पे 0 रहता है, यू नो। जब भी हम स्केल लेते हैं तो यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं हम। and this line it is for total pressure. It is the total pressure is equal to P1 plus P2। ये फर्स्ट है, फर्स्ट लिक्विड के लिए, ये सेकंड लिक्विड के लिए, और ये थर्ड जो लाइन है ना, ये इट इज़ फॉर थर्ड लिक्विड। एंड दिस ग्राफ इट इज़ फॉर आइडियल सोल्यूशन। ये आइडियल सोल्यूशन के लिए है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन? आइडियल सोल्यूशन के लिए अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ आइडियल सोल्यूशन, तो आपको ये 4-5 पॉइंट आपको बताना रहेगा। आइडियल सोल्यूशन, आइडियल गैस का कंसेप्ट हमने देखा है ना। आइडियल गैस का कंसेप्ट जैसा कंसेप्ट आइडियल गैस का है कि इट इज़ ओनली इमेजिनरी कंसेप्ट, ये भी इमेजिनरी कंसेप्ट मिलेगा हमको। इसके जो पॉइंट्स हैं देखिए, आइडियल सॉल्यूशंस ओबे राउल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जो राउल्स लॉ रहेगा उसको पूरे जितना कॉन्सेंट्रेशन का रेंज रहेगा सब पे ओबे करेगा। जैसे आइडियल गैस का कंसेप्ट है, व्हाट इज आइडियल गैस? आइडियल गैस obeys all gas laws at all conditions of temperature and pressure. Like this, ideal solutions obey Raoult's law over entire range of concentration, and in this delta H for mixture is always equal to 0. It is the enthalpy of solution, enthalpy of mixture, it is always equal to 0. Change in volume, it is always equal to 0. क्या मतलब इसका? वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 कंपोनेंट्स टेकन फॉर मिक्सिंग। तो उस वक्त क्या मिलेगा? डेल्टा V इज इक्वल टू 0। नाउ हियर इन एन आइडियल सोल्यूशन सॉल्वेंट सोल्यूट, सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस आर कंपेरेबल। ये तमाम इंटरैक्शंस कंपेरेबल रहेंगे, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा इनमें। जब हम सोल्यूट में सॉल्वेंट डालते हैं, these 3 types of interactions are observed in the solution: solvent in between solvent and solute, in between solute, and in between solvent. Okay, now the vapor pressure of ideal solution always lies between vapor pressures of pure components. Now here, what is non-ideal solution? These points are for non-ideal solutions. These solutions do not obey Raoult's law over the entire range of concentration. Now, second point, the vapor pressure of these solutions can be higher or lower than that of pure components. These solutions show deviation from Raoult's law. डेविएशन, ये जो हायर और लोअर आया ना, इसके लिए जहाँ हायर और लोअर आया उस वक्त ये वर्ड हमको मिलेगा, डेविएशन। हाँ, अब इसके लिए देखते हैं पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ, और उसके बाद देखेंगे हम नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब ये जो ग्राफ है, जैसा लास्ट टाइम हम पीछे जो ग्राफ देखा ना, द ग्राफ इज़ लाइक दिस। अब ये जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन और ब्रोकन लाइन, इट इज़ फॉर आइडियल सोल्यूशन एंड इट इज़ फॉर रियल सोल्यूशन। ये रियल के लिए है ये सब लाइन। अब ये आ रहा है ये सोल्यूशन के लिए, आइडियल के लिए, and this vapor pressure is higher than this ideal solution, ये higher है, therefore this type of solution shows positive deviation from Raoult's law। ये आ गया पॉजिटिव डेविएशन। अब उस वक्त देखिए, इसको पढ़ लेते हैं हम। द सॉल्यूशंस इन विच सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस आर वीकर देन दोज
बिटवीन सोल्यूट सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, उस वक्त हमको मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन। ओके, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस आर वीक देन सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। उस वक्त अगर वीक है इसका मतलब वेपर प्रेशर हमको ज़्यादा मिलेगा। वीक है, इंटरेक्शन अगर वीक है तो उस वक्त हमको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इसको कहा जाएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब इसमें नाउ नेक्स्ट है, अब ये जो है ना, ये जो ग्राफ है, अब जो सॉल्यूशन बनता है इथेनॉल और एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, ये जो सॉल्यूशन बनता है, इथेनॉल में एसीटोन ऐड करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड में एसीटोन ऐड करेंगे, तो इस टाइप का ग्राफ हमको मिलेगा। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू का। ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर रहेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर रहेगा इथेनॉल एंड एसीटोन। ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर रहेगा कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। ये ऐसा क्वेश्चन बनेगा लाइक दिस। और यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ x1 0 ये दिया हुआ है, ये 0, और x2 1 है, ये x2 1, यहाँ पे x1 ये 1 हो गया और यहाँ पे x2 0 है। यहाँ मोल फ्रैक्शन रहेगा, इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ही रहेगा। अब जिस मोल फ्रैक्शन पे हमको वेपर प्रेशर पढ़ना है वो उस मोल फ्रैक्शन पे हम ये वेपर प्रेशर हम रीड कर सकते हैं लाइक दिस। ये इस तरह हम ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट आता है दैट इज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब यहाँ पे निगेटिव डेविएशन देख के दिख रहा है, वेपर प्रेशर कम रहेगा आइडियल सोल्यूशन से। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी लोअर देन दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन। The solutions in which the interaction between solvent solute molecules are stronger than solute solute और solvent solvent molecules exhibit negative deviation। यहाँ पे वेपर प्रेशर फिर कम आएगा, अट्रैक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वेपर प्रेशर कम आएगा। पिछले में हमने क्या देखा, लास्ट ग्राफ में हमने क्या देखा, प्रीवियस ग्राफ में अगर अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा वीक रहेगा तो उस वक्त हमको वेपर प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे अट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो हमको ये क्या मिलेगा, ये वेपर प्रेशर कम मिल जाएगा। एंड दिस इट इज़ द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन। द वेपर pressures of such solutions are lower than that of pure components. So it is this graph shows the negative deviation from Raoult's law. इसका एग्जाम्पल आता है द सोल्यूशन ऑफ फेनॉल एंड एनिलीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन exhibit negative deviations from Raoult's law. So it is about the positive deviation and negative deviation from Raoult's law. Okay, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सब पॉइंट्स आपके सामने हैं। बुक रीडिंग ऑफ बुक इज़ कंपलसरी। इसकी भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी, उसका प्रिंट आउट निकालिए आप और स्टडी कीजिए।